हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस स्टडी। तो आज हम लोग पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि इंडियन काउंसिल एक्ट है 1909 उसको डिस्कशन करेंगे। ये एक मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से काफ़ी एमसीक्यूज आते हैं और जो लोग मतलब मेंस दे रहे हैं कोई भी एग्ज़ाम का, उसमें कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी आ जाता है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 मतलब उसका फीचर्स क्या थे, उनको डिस्क्राइब करो, क्यों हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, देखते हैं। तो ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 था, कॉमनली नोन एज मोर्ली मिंटो मोर्ली रिफॉर्म भी बोला जाता है। और इट वाज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम दैट brought about a limited increase in the involvement of Indian in the governance of British India। तो ये जो एक्ट था वो क्या हुआ था, इसको मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म भी बोला जाता है और ये यूनाइटेड किंगडम में पास हुआ था ये एक्ट। और मतलब कुछ हद तक जो इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट था गवर्नेंस में ब्रिटिश इंडिया का, उसको इंक्रीज किया था। तो इसका बैकग्राउंड हम जान लेते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो मतलब पास हुआ था, उसका बैकग्राउंड क्या था, क्यों मतलब ये एक्ट लाया गया था। Very few Indians got such an opportunity as British authorities were hesitant to accept them as equal partner। तो ब्रिटिश जो थे वो इंडियंस को अपने बराबर तो कभी समझा ही नहीं, और उनका जो मतलब कोई पढ़ भी लेते थे तो मतलब उनको इक्वल जो है अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता था। और एक था सेकेंड रीज़न था कि लॉर्ड कर्जन जो थे वो पटिशन तो आपको पता ही होगा, उस समय जो स्वदेशी मूवमेंट चला था। तो 1905 में बंगाल को जो है वो दो पार्ट में डिवाइड कर दिए थे और इसमें से काफ़ी इंडियंस जो है नाराज हुए थे, काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट चला था। इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इसका विरोध किया था और जो मॉडरेट्स थे नेशनल कांग्रेस के वो लोग भी इसके अगेंस्ट थे। ये भी एक रीज़न था कि इंडियन और आईएनसी हो गया, आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनको शांत करना था। तो कोई मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाएंगे तो जो है लोग शांत हो जाएंगे, ये इनका मोटिव था। लॉर्ड कर्जन काफ़ी बवंडर मचाया था, उनमें से एक पार्टीशन ऑफ बंगाल था जो कि 1905 में हुआ था। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज आल्सो एजिटेटिंग for more reform and self governance in India। इंडियन नेशनल कांग्रेस इस समय में मतलब ये जो समय था इसमें पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जो था इंडिया में बढ़ चुका था। तो कांग्रेस के भी जो लीडर्स थे, इंपॉर्टेंट लीडर्स, वो भी चाहते थे कि कुछ रिफॉर्म्स हो पॉलिटिकल स्फीयर में और सेल्फ गवर्नेंस आए, मतलब इंडियंस का हिस्सेदारी हो, जो गवर्नेंस हो रहा है खुद को रूल कर सकें। और एक था कि आईएनसी डिमांडेड होम रूल फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1906। बाद में तो होम रूल मूवमेंट जो चला था तिलक का और अनी बेसेंट का, वो बाद में चला था जो कि 1916 में स्टार्ट हुआ था। पर आईएनसी जो डिमांड किया था 1906 में पहला डिमांड आया होम रूल का। तो ये भी एक रीज़न था। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो मोर्ली को मीट किए थे इंग्लैंड में और मतलब जो रिफॉर्म करना है उसके बारे में उनको अवगत कराए थे। शिमला डिपुटेशन हुआ था जिसके बाद मुस्लिम लीग बना था। उसके बाद जो है जॉन मोर्ली थे वाज ए मेंबर ऑफ लिबरल गवर्नमेंट थे और ही वांटेड टू मेक पॉजिटिव चेंज इन इंडियन गवर्नेंस। तो मोर्ली जो थे वो चाहते थे कि इंडियन का जो मतलब गवर्नेंस सिस्टम है उसमें कुछ इम्प्रूव किया जाए और मतलब कुछ पॉजिटिव चेंज, जैसे कि काउंसिल को इंक्रीज किया जाए या ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को इन्वॉल्व किया जाए। तो ये जो हम लोग पहले से देखे रीजंस देखे कि क्यों मतलब ये जो रिफॉर्म लाया गया था। अब देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का जो फीचर्स क्या क्या था। द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द सेंटर एंड द प्रोविंस इंक्रीज इन साइज। तो सेंट्रल का और जो प्रोविंस का लेजिस्लेटिव काउंसिल था उनका साइज बढ़ाया गया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल जो था उसको 16 से 60 किया गया था। उनका मेंबर का संख्या, नंबर्स ऑफ मेंबर, उसको बढ़ाया गया था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का 16 से 60 किया गया था और लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बंगाल, मद्रास, बॉम्बे एंड यूनाइटेड प्रोविंस जो था उस समय 50 मेंबर
किया गया था। और लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ पंजाब, बर्मा और असम का 30 मेंबर। तो याद रखिएगा ये वाला कि बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और यूनाइटेड प्रोविंस जो था उसमें लेजिस्लेटिव, आज के जैसे हमारा विधानसभा होता है, स्टेट असेंबली होता है, उस समय इसको बोला जाता था प्रोविंस का मतलब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया। तो उसमें 50 मेंबर किया गया था बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और यूनाइटेड प्रोविंस में, और पंजाब, बर्मा और असम में 30 मेंबर किया गया था। और क्या फीचर्स था? द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द सेंटर एंड प्रोविंस वेयर टू हैव 4 कैटेगरी ऑफ मेंबर्स एज फॉलोज। 4 मतलब कैटेगरी के मेंबर्स थे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था, सेंटर में भी और प्रोविंस में भी। फर्स्ट जो था एक्स ऑफिशियो मेंबर, फर्स्ट काइंड ऑफ मतलब जो मेंबर्स थे वो कौन से थे? एक्स ऑफिशियो मेंबर, जैसे कि हो गया गवर्नर जनरल एंड मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। गवर्नर जनरल और उनके जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे वो हो गए फर्स्ट काइंड ऑफ मेंबर। बाकी नेक्स्ट आते हैं नॉमिनेटेड ऑफिशियल्स मेंबर, जो कि थे गवर्नर जनरल ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हु वर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल। पहले में तो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल खुद थे और उनके जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर वो थे। सेकंड कैटेगरी में आते थे जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल्स थे, उनको चुनते नॉमिनेटेड करते थे। कौन नॉमिनेटेड करता था? गवर्नर जनरल। और नेक्स्ट में आते थे थर्ड, जो तीसरा नंबर में आते थे नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल्स मेंबर। तो ये भी गवर्नर जनरल के द्वारा चुने गए थे, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं थे। और लास्ट में आते थे इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड बाय डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंडियन। तो 4 हिस्सा आपको पता चल गया। पहले में आए गवर्नर जनरल और उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर, नेक्स्ट में आए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो थे, देखिए गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो गया, उनको कौन चुनता था? नॉमिनेटेड कौन करता था? गवर्नर जनरल। और थर्ड कैटेगरी भी जो है वो गवर्नर जनरल चुनते थे, लेकिन वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं थे। और फोर्थ में आते थे इलेक्टेड बाय द, कौन से मेंबर आते थे? जो इंडियंस खुद इलेक्ट करते थे। और कौन सा फीचर्स देखते हैं? द इलेक्टेड मेंबर वर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। तो उस समय जो इलेक्ट होते थे भी मेंबर जो कि काउंसिल्स में थे, वो लोग इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते थे। कैसे होते थे? एक बॉडी हुआ करता था, द लोकल बॉडीज इलेक्टेड एन इलेक्टोरल कॉलेज who would elect member of the provincial legislative council. These members would in turn elect the member of the central legislative council. तो पहले एक इलेक्टोरल कॉलेज हुआ करता था लोकल बॉडीज का, वो लोग कुछ मेंबर चुनते थे जो कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव में जाते थे, जो प्रोविंशियल का लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में गए, वो लोग फिर कुछ और मेंबर्स को चुने जो कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में गए। द इलेक्टेड मेंबर वर from the local bodies, the Chamber of Commerce, landlords, universities, traders, communities and Muslims. और बाकी जो हो गया इन द प्रोविंशियल काउंसिल नॉन ऑफिशियल्स मेंबर वेन इन मेजोरिटी। तो नॉन ऑफिशियल्स जो मेंबर थे, जो कि हम लोग कुछ कैटेगरीज, ये जो थर्ड वाला, तो ये जो नॉन ऑफिशियल्स थे ये लोग ज्यादा मेजोरिटी में रहा करते थे। और बाकी जो हो गया, since some of the non-officials member were nominated, in total a non-elected majority was there. तो बाकी जो मेंबर थे नॉन नॉमिनेटेड थे ज्यादातर। तो इसमें बताया गया है कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1909 का, उनमें से ज्यादा जो मेंबर थे वो नॉन इलेक्टेड थे, जो कि काफी हद तक गवर्नमेंट जनरल के द्वारा चुन के आते थे। इंडियन were given membership to the Imperial Legislative Council for the first time। तो इसका एक स्पेशल फीचर्स था, ये क्वेश्चन में भी पूछता है। तो इनको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था उनका मेंबरशिप दिया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका फीचर्स था, काफ़ी बार पूछता भी है, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था मुस्लिम्स को। इट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। सम कॉन्स्टिट्यूंसी वेयर earmarked for the Muslims and only Muslim could vote their representative। तो सेपरेट इलेक्टोरेट क्या हो गया कि खाली मुस्लिम लीडर को जो है मुस्लिम ही वोट करेंगे। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। और लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ मतलब कम्युनिटी इलेक्टोरेट भी बोला जाता है, क्योंकि ये इलेक्टोरेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे इस एक्ट के तहत। द मेंबर को डिस्कस द बजट एंड मूव रिजोल्यूशन। तो जो मेंबर थे
वो बजट को डिस्कस कर सकते थे और कोई रिजोल्यूशन पास करते थे, और कोई पब्लिक इंटरेस्ट का जो कोई भी मतलब हो गया जो कि अर्जेंट है डिस्कस करना कोई टॉपिक को, उसको भी आप वो लोग डिस्कशन कर सकते थे, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है वो भी पूछ सकते थे। नो डिस्कशन ऑन फॉरेन पॉलिसी और रिलेशन विद द प्रिंसली स्टेट वर परमिटेड। तो जो डिस्कशन था फॉरेन पॉलिसी क्या था, ब्रिटिश इंडिया क्या, उसको डिस्कशन करने का अलाउड नहीं था, और प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश राज का जो मतलब कौन सा मतलब रिलेशन था उसको भी डिस्कशन करने के लिए परमिशन नहीं दिया गया था। लॉर्ड मिंटो अपॉइंटेड सत्येंद्र सिन्हा एज द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो सत्येंद्र सिन्हा जो थे वो फर्स्ट टाइम वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में फर्स्ट इंडियन थे जो कि वाइसरॉय काउंसिल में एंट्री किए थे, और दो इंडियंस जो थे वो नॉमिनेटेड होते थे काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स। और देखते हैं ये सब तो था, फीचर्स खत्म हो गया, जो कि फीचर्स हम लोग बहुत सारा देखे, इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। देखते हैं अब सिग्निफिकेंस क्या था इसका। इट वॉज फॉरवर्ड स्टेप टुवर्ड्स द रेस्पॉन्सिबल एसोसिएशन फॉर इलेक्टेड इंडियंस विद द एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये पहला स्टेप था कि इंडियंस को इन्वॉल्व किया जाए, जो लोग मतलब एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है और गवर्नेंस हो रहा है, और फर्स्ट टाइम मेंबर मतलब उनको एक चांस मिला था, एक अपॉर्चुनिटी मिला था टू क्रिटिसाइज द एग्जीक्यूटिव एंड मेक सजेशन फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। तो ये पहली बार ही था कि मतलब उनको एक अपॉर्चुनिटी मिला था, जो मेंबर्स थे जो कि इंडियंस थे वो मतलब एग्जीक्यूटिव क्या क्या मतलब काम कर रहे हैं उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं और कुछ सजेशन दे सकते हैं फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। क्रिटिसिज्म भी किया गया था काफ़ी इस एक्ट को। देखते हैं क्या क्या क्रिटिसिज्म था। इंट्रोड्यूस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट टू मुस्लिम को इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था। बाद में जाके ये जो इलेक्टोरेट वाला सेपरेट इलेक्टोरेट वाला कॉन्सेप्ट है काफ़ी मतलब बढ़ गया, बहुत सारे राइट्स हुए, जो मतलब गैप था, एक रिलीजियन गैप था, हिंदू और मुस्लिम में जो भेदभाव था वो बढ़ गया। बाद में जाके टू नेशन थ्योरी आया था, काफ़ी सारे दंगे हुए थे। तो ये जो है कम्युनलिज्म को मतलब और ज़्यादा आग में मतलब घी डालने का काम किया था। द इलेक्शन मेथड वाज टू इनडायरेक्ट एंड ऑल्सो देयर आर इनइक्वालिटीज इन फ्रेंचाइज। तो जो इलेक्शन भी हुआ था, जो कि मेंबर चुन के गए थे, वो काफ़ी इनडायरेक्ट था, और ऐसा भी नहीं था कि यूनिवर्सल मतलब फ्रेंचाइज मिला था, सारे लोग जाके वोट दे रहे थे। कुछ कुछ मतलब वोट दे रहे थे, जैसे कि इनकम के मतलब बेसिस पे, या फिर कितना प्रॉपर्टी आप ओन करते हो, या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, इस बेसिस पे जाके उनको फ्रेंचाइज मिलते थे कि कौन वोट दे सकता है। और जो ब्रिटिश का एम था डिवाइड द नेशनलिस्ट रैंक, मतलब उस समय जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था जस्ट उससे पहले, तो ब्रिटिश चाहते थे कि कुछ उनका जो पॉलिसी था डिवाइड और रूल का, वो इसमें साफ नज़र आता है, सेपरेट इलेक्टोरेट वाला कॉन्सेप्ट हो या कुछ भी हो। तो ये लोग चाहते थे कि और नेशनलिस्ट की जो भावना है, जो इमोशंस मतलब उभर रहे थे, जो मूवमेंट उभर रहा था, इनको ये लोग शांत करना चाहते थे। और मॉडरेट और मुस्लिम्स को जो है नेशनलिज्म टाइड के अगेंस्ट कर दिए, कि ये लोग सोचने लगे, मॉडरेट्स जो थे तो मुस्लिम सोचने लगे कि जो है सेपरेट इलेक्टोरेट उनको दिया गया था, उनको भी लगा होगा कि ब्रिटिश जो है रूल कर रहे हैं तो हमारे लिए अच्छा है। मॉडरेट्स भी सोचने लगे कि मतलब काफ़ी रिफॉर्म हो गया, इसमें पॉलिटिकल रिफॉर्म हो गया, तो हम लोगों को कुछ सेल्फ रूल का या कुछ गवर्नेंस का इन्वॉल्व मतलब होने का चांस मिला, तो कुछ डेवलपमेंट ही होगा। और क्या हुआ था, द इलेक्शन मेथड वाज टू इनडायरेक्ट एंड ऑल्सो देयर वाज इनइक्वालिटीज इन फ्रेंचाइज, ये हम लोगों ने डिस्कशन किया। और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था हैड नो कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल वगैरह भी जो हुआ था उनका कोई कंट्रोल मतलब नहीं था एग्जीक्यूटिव के ऊपर। और द पीपल ऑफ द कंट्री डिमांडेड सेल्फ गवर्नमेंट, whereas द मॉडली मिंटो रिफॉर्म जो हुआ बेनेवोलेंट डेस्पोटिज्म उनको मिला था। ये लाइन काफ़ी फेमस है। वो लोग सेल्फ गवर्नमेंट का जो है मांग कर रहे थे, उनको मिला क्या, उनको मिला बेनेवोलेंट डेस्पोटिज्म। तो ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इनके कुछ फीचर्स और क्या था मतलब इसका बैकग्राउंड क्या था, मतलब कॉज क्या था कि ये रिफॉर्म लाया गया था, इसका सिग्निफिकेंस क्या था और क्या क्या क्रिटिसिज्म था। नेक्स्ट हम लोग फिर और एक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट और भी है, जैसे कि हो गया इंडियन काउंसिल एक्ट है
9 ये हम लोग डिस्कशन किए 1919 और 1935 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।